Hey everybody, so here we are with the third part of the photosynthesis in higher plant. In our last two videos we covered the structure of chlorophyll. उसके साथ हमने ये कवर किया कि क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर हमने देखे और क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमने देखा कि कौन से अलग अलग टाइप के पिगमेंट प्रेजेंट हैं। लास्ट लेसन में आपको मैंने ये भी बताया था कि जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर थायलोकॉइड्स के स्टैक्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम ग्राना कहते हैं। सो इन्हीं स्टैक्स के अंदर ही हमारे सारे पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। अगर हम स्पेसिफिकली क्लोरोफिल की बात करें तो कुछ इस तरीके से हमारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन मेनली थायलोकॉइड की जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर हमारे ये पिगमेंट प्रेजेंट होती हैं। इसके स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बताया था कि हमारी क्लोरोफिल में आपका जो आयन प्रेजेंट है दैट इज मैग्नीशियम, एक पोर फायरिंग रिंग प्रेजेंट होती है और एक हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग हाइड्रोकार्बन टेल कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि आपके जो क्लोरोफिल है वो किस तरीके से लाइट को ट्रैप करते हैं। बिकॉज जो हमारा पूरा प्रोसेस है उसमें हमें एक ही चीज को परफॉर्म करना है कि हमें सनलाइट को कैप्चर करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और ये केमिकल एनर्जी क्या होगी? इट इज इन द फॉर्म ऑफ योर ग्लूकोज, बिकॉज दिस ग्लूकोज इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इन द एटीपी और एटीपी विच इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ठीक है, और इसी पूरी रिएक्शन के लिए आपका पूरा प्रोसेस चल रहा है। तो हम क्या देखते हैं कि देखिए ये आपके बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के अंदर सपोज कीजिए हमारे क्या प्रेजेंट है, दीज आर द क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, अब इन क्लोरोफिल पिगमेंट के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं बात करूं तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के टाइम पे हमारा क्या होता है, हमने जो रिएक्शन सबसे पहले स्टार्ट में करी थी उसमें हमने देखा था कि CO2 को हम लोग यूज करते हैं, यानी कि हम कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करते हैं। मैंने दो चीजें आपको बताई थी, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कहें या हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का एसिमिलेशन होगा। तो जो एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, देखो हमारा क्या बनता है C6H12O6, ये हमारा मॉलिक्यूल बनता है, यानी कि ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। इस ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन मॉलिक्यूल है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल। तो हम कह सकते हैं कि ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल कैसे बने होंगे? जब 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल आए होंगे, है ना। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए अप्रोक्सीमेट 2500 आपके क्या चाहिए होते हैं? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, या हम कहें कि 2500 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं फॉर द फिक्सेशन ऑफ अ सिंगल आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है उसको फिक्स करने के लिए। ठीक है, तो अब उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि एक टर्म हमारे सामने आती है जिसे हम कहते हैं क्वांटोसोम्स। ठीक है, हमें दो पॉइंट यहां से याद रखने हैं। पहली चीज तो हमें ये याद रखनी है, एक सेकेंड गाइस, ठीक है, हमें एक चीज तो ये याद रखनी है कि एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के फिक्सेशन के लिए अप्रोक्सीमेट इतने क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हमें चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होगा मतलब ये कि हमारे अप्रोक्सीमेट इतने क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हमें चाहिए होंगे। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कहाँ है? थायलोकॉइड के मेम्ब्रेन के अंदर है। ठीक है, इनका मेनली काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को इनके अंदर इलेक्ट्रॉन का गेन और लूज होता है, यानी कि एक्सेप्ट करते हैं और ये लूज कर देते हैं इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो हमारा एक वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं क्वांटोसोम। ठीक है, क्वांटोसोम या आपने सुना होगा क्वांटा, ये दो वर्ड है जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। क्वांटोसोम्स जिसे हम कहते हैं यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्वांटोसोम इज इक्वल टू यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और हम कहें कि जैसे एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के फिक्सेशन के लिए हमें 2500 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं, वैसे ही 10 क्वांटोसोम मॉलिक्यूल हमें चाहिए होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अप्रोक्सीमेट 10 मॉलिक्यूल ऑफ क्वांटोसोम्स आर नीडेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो क्वांटोसोम्स या यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होती है? फर्स्टली देखिए, एक पार्टिकल जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी क्वांटम ऑफ लाइट को, या हम कहें कि एक ऐसा पार्टिकल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हम कहते हैं फोटोन। ठीक है, यानी कि पार्टिकल ऑफ लाइट को हम लोग कहते हैं फोटोन। ठीक है,
इस फोटोन के पास एनर्जी होती है और ये एनर्जी होती है प्रोपोर्शनल टू द रेडिएशन फ्रीक्वेंसी, है ना। लेकिन यही हमारी जो एनर्जी है रेस्ट पर ये आपकी 0 होती है। तो क्वांटम हमारा वो पार्टिकल होता है स्मॉलेस्ट पॉसिबल डाइसीक्रेट यूनिट ऑफ एनर्जी और मैटर, यानी कि उससे छोटी हमारी कोई और यूनिट नहीं हो सकती अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, एनर्जी की, ठीक है। तो एनर्जी की या कहें मैटर की, एनर्जी की कहें या आप मैटर की कहें, तो इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी और मैटर। डाइसीक्रेट यूनिट का मतलब होता है उसके बाद आप इसके और छोटे टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि एक न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस इन द सेंस कि आप जब किसी भी मॉलिक्यूल का, सब्सटेंस का देखते हो तो उसके अंदर हमारे पास एटम्स प्रेजेंट होते हैं और एटम्स के अंदर क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स बाहर रिवॉल्व करते हैं और सेंटर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, है ना। तो हम लोग कहते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट। तो वैसे ही एनर्जी और मैटर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट, एक डाइसीक्रेट यूनिट जो है, दैट इज आवर क्वांटम, ठीक है। तो क्वांटोसोम्स क्या होते हैं, ये वो पार्टिकल है जो कि थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम कह देते हैं क्वांटोसोम्स। और क्वांटा क्या होता है, स्मॉलेस्ट डाइसीक्रेट यूनिट ऑफ एनर्जी और मैटर। अब देखिए, अब एक्चुअल में ये प्रोसेस कैसे कंडक्ट होती है उसे हम थोड़ा सा समझते हैं कि क्लोरोफिल पिगमेंट आपका किस तरीके से इन चीजों को एक्सेप्ट करता है, एनर्जी को एक्सेप्ट करता है। तो फोटोन, ये समझ में आया आपको, फोटोन क्या होती है, ये आपका फोटोन क्या होता है, ये आपका पार्टिकल है जो रिप्रेजेंट कर रहा है क्वांटम ऑफ लाइट को। तो मैं यहां पे आपका राइट डाउन कर देती हूं, अ पार्टिकल दैट रिप्रेजेंट अ क्वांटम ऑफ लाइट। इज नोन एज फोटोन, ठीक है। तो ये हमारी सनलाइट है, ये हमारा सन है सपोज, और इस सन से हमारा यहाँ पे रेडिएशंस आ रही हैं और उससे हम कह सकते हैं कि फोटोन, यानी कि लाइट आपकी यहाँ पे आपकी जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो एंटर कर रही है, ठीक है। जैसे वो एंटर करेगी थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के पास, जैसे ही आपकी एनर्जी पहुंचेगी, लाइट पहुंचेगी, तो भी क्या होता है कि हमें पता है थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पार्टिकल प्रेजेंट है। कौन से पार्टिकल प्रेजेंट है, हमारे फोटोसिंथेटिक पार्टिकल प्रेजेंट है, यानी कि हमारे पिगमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। अब इन पिगमेंट के साथ क्या होता है कि जैसे हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे डिस्कस किया था कि क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है कि उसके अंदर एक पोरफायरिन रिंग प्रेजेंट होती है और उसकी इसी एबिलिटी की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। तो ये लाइट एनर्जी की वजह से एनर्जी आ रही है। देखो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, एनर्जी को जैसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं ना, वो एक्साइट हो जाते हैं, है ना, वो एक्साइट हो जाते हैं, वो एक ऑर्बिटल से आपकी हायर ऑर्बिटल में जंप करते हैं, है ना। ये हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि जब भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एक्सेप्ट करता है वो लोअर ऑर्बिटल से जंप करके हायर ऑर्बिटल में चला जाता है ना। और जब वो इलेक्ट्रॉन आपका हायर ऑर्बिटल से लोअर की तरफ आता है तो एनर्जी को लूज करता है। बस सारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इसी कंसेप्ट के ऊपर आपका बेस्ड है कि जब आपकी लाइट एनर्जी इन पे पड़ती है तो इस लाइट एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके जंप करने लगते हैं। कैसे जंप करने लगते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन आपका एक्साइट हुआ तो वो आपकी दूसरी उसमें जंप कर गया, है ना। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कैसे हुआ, इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन की वजह से, ठीक है। तो इसी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन की वजह से एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक फोटो सिस्टम से दूसरे से तीसरे से चौथे, इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा एक रिएक्शन सेंटर होता है, लास्ट में उस रिएक्शन सेंटर के पास हमारा इलेक्ट्रॉन जाता है और वहीं पर हमारा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पड़ा होता है, उसी को हम लोग रिएक्शन सेंटर कहते हैं, ठीक है। तो बाकी जो यूनिट्स होती है ना, उन सबको हम लोग कहते हैं एंटीना पिगमेंट मॉलिक्यूल, क्योंकि उनका काम सिर्फ कितना है कि एनर्जी को ट्रैप करना और एनर्जी को ट्रांसफर करना टुवर्ड द रिएक्शन सेंटर। नाम देखो, रिएक्शन सेंटर है, रिएक्शन सेंटर का मतलब है जहां पे रिएक्शन होने वाली है ना। तो क्लोरोफिल के अंदर ऐसे बहुत सारे आपके क्लोरोफिल पिगमेंट अरेंज होते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ से रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं कह सकती हूँ, एक सेकेंड, ये हमारा रिएक्शन सेंटर है और इस रिएक्शन सेंटर के अराउंड में ऐसे ना बहुत सारे आपके एंटीना पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे ही फोटोन एनर्जी इनके ऊपर पड़ेगी, ये जो एंटीना पिगमेंट है ना अपनी सारी एनर्जी को इस रिएक्शन सेंटर की तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। कैसे ट्रांसफर करेंगे, ये ऐसे ट्रांसफर, यहां से एनर्जी यहां पे गई,
यहां से एनर्जी यहां गई, यहां से एनर्जी यहां गई, यहां से एनर्जी यहां पे, यहां से एनर्जी, यानी कि इन द लास्ट सारी एनर्जी आपकी यहां पे आ जाती है, क्योंकि इस रिएक्शन सेंटर के बाद इलेक्ट्रॉन का प्राइमरी एक्सेप्टर प्रेजेंट होता है और उसके बाद ही हमारा पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या चीज होती है। ये चीज हमने कल ही कवर कर ली थी कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए जो सनलाइट इंपॉर्टेंट होती है दैट इज लाइट इन द विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम में भी कौन सी, जो हमारा विबग्योर, ये ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है, इवन अभी जो एस्टेट हुआ है उस एस्टेट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था कि जो हमारा फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन होता है, देखो अभी मैं आपको समझाना चाहूंगी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन क्या होता है। यस एक टर्म हम यूज करते हैं PAR और द फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन। व्हाट इज दिस फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन? देखो नाम से आधी बायोलॉजी आपकी सॉल्व हो जाती है, जहां आपने नाम का मतलब समझ लिया वहां पे आपकी आधी बायोलॉजी सॉल्व हो गई। ठीक है, आधा काम आपका वहीं पे हो जाता है। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन मतलब एक ऐसा रीजन जहां पे फोटोसिंथेसिस एक्टिवली हो रहा है ना, एक्टिवली हो रहा है मतलब प्रॉपरली कंडक्ट हो रहा है। मैंने आपको कल बताया था कि हमारी जो सनलाइट आती है ना, पूरी सनलाइट हमारे प्लांट के लिए अच्छी नहीं होती है। इवन हम ह्यूमन की भी बात करें तो हमारे लिए यूवी रेडिएशन अच्छी नहीं होती है ना, एक्सरेज हमारे लिए अच्छी नहीं होती। तो वही एक चीज है कि पार रीजन क्या होता है कि ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम है ना, ये विजिबल स्पेक्ट्रम को ही हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन। ठीक है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन की जो रेंज होती है दैट लाइज इन बिटवीन 400 टू 700 नैनोमीटर एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहली चीज के पार क्या है, उसकी फुल फॉर्म क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है, दैट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन। फिर उसके बाद पूछेगा कि इस पार की रेंज क्या है, तो रेंज हमसे पूछेगा 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक। और इसमें हमारा जो पैटर्न बनता है, अगर हम इस लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं दैट इज विबग्योर। लेकिन आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि इस विबग्योर में से सारी की सारी लाइट प्लांट यूज नहीं करते। प्लांट उसमें से कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ की ही लाइट को यूज करते हैं और उसी लाइट से ही हमारा फोटोसिंथेसिस कंडक्ट होता है, जो कि एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है। ठीक है, हमें यह समझना है कि हालांकि ये पार रीजन इंपॉर्टेंट है, बट इस पार रीजन के अंदर भी फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट होते हैं ना, वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ के ऊपर ही ज्यादा एक्टिविटी शो करते हैं। ज्यादा एक्टिविटी का मतलब उसी वेवलेंथ वाली लाइट को वो एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। जैसे हमने कल मैंने जब आपको क्लोरोफिल पिगमेंट के बारे में बताया था तो मैंने कहा था हम क्लोरोफिल को ना ग्रीन पिगमेंट कहते हैं, है ना। वैसे ही हम लोग जिंदोफिल्स है वो हमारा ब्राउन कलर इम्पार्ट करते हैं। तो ये कलर क्या क्यों इम्पार्ट कर रहे हैं, वो वाली चीज आपको इस चीज से क्लियर होगी जब आप समझोगे कि हर क्लोरोफिल पिगमेंट का आपका स्पेक्ट्रम होता है। एक दो स्पेक्ट्रम हम पढ़ते हैं, एक होता है हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है, दूसरा होता है हमारा एक्शन स्पेक्ट्रम। सेकेंड इज एक्शन स्पेक्ट्रम। अब आपसे कोई पूछे भाई ये क्या बला है, ये क्या चीज है, तो देखिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मतलब किस वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, है ना। हमें ये तो समझ में आ गया कि फोटोसिंथेसिस इस विजिबल लाइट के अंदर कंडक्ट होने वाला है और वो भी कितनी रेंज में होगा, 400 से 700 नैनोमीटर में। लेकिन अलग अलग पिगमेंट अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमें ये चीज बताता है कि कौन सा पिगमेंट किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। और एक्शन स्पेक्ट्रम हमें ये बताता है एक्टिव कब है, मतलब सबसे ज्यादा फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी आपका पिगमेंट कब शो कर रहा है, वो चीज हमें एक्शन स्पेक्ट्रम बताएगा। अब ये दोनों चीज हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये हमें बताता है, जैसे हमने कल कहा था कि हमारा क्लोरोफिल डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होता है, जबकि कैरोटीनॉइड एक एक्सेसरी पिगमेंट की तरह काम करते हैं। वो यहीं से हमारा क्लियर होता है जब हम इन दोनों के एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम को कंपेयर करते हैं, तब हमें पता चलता है कि कौन सा पिगमेंट कितना एक्टिव है, ठीक है। तो हम कवर करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, फिर उसके बाद हम उसका एक सेकेंड, हाँ जी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, फिर उसके बाद हम उसका एक्शन स्पेक्ट्रम।
तो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, इट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ओके, मैं यहाँ पे राइट डाउन कर लेती हूँ। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में हम समझते हैं। तो ये जो प्लॉट होता है इसमें हम लोग देखते हैं कि ये हमारा, देखिए हमने इस एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर क्या रखा हुआ है, एक्स एक्सिस के ऊपर हमारी वेवलेंथ है 400 से 700 नैनोमीटर तक। ठीक है, और इसमें हमने देखा है कि लाइट का एब्जॉर्प्शन कितना हो रहा है, यानी कि कितना % लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे हमारा एक प्लॉट हमें मिल रहा है। तो हमें इतनी चीज याद रखनी है कि ऊपर हमने ये देखना है कि भाई सनलाइट हमारी आ रही है, और सनलाइट में भी हमने क्या देखा था कि ये हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम है, सिर्फ इस विजिबल स्पेक्ट्रम वाली लाइट ही हमारी इस पे आएगी, और वो भी कौन सी, विबग्योर वाली। ठीक है, विबग्योर रीजन वाली लाइट ही आपकी यहाँ पे आएगी। तो ये जो विबग्योर है ना, आपको ये दिख रहा है 400 से 700 नैनोमीटर तक आपको यहाँ पे कलर का वेरिएशन शो कर रहा है। तो वो यही चीज शो कर रहा है कि यहाँ पे हमारा वॉयलेट कलर, देन इंडिगो, देन ब्लू, ऐसे ही आपका ग्रीन, ये येलो, ऑरेंज एंड देन आपका रेड कलर। ठीक है, ये विबग्योर को आपका यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे ये चीज आपको ये दिखा रही है कि कौन सा पिगमेंट हमारा ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, कौन सा पिगमेंट हमारा आपकी इस रीजन में लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, कौन सा पिगमेंट आपका इस रीजन में एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इस ग्राफ से हमारा ये शो हुआ था कि सबसे ज्यादा पीक हमें किस रीजन में मिल रही है, सबसे ज्यादा पीक हमें मिल रही है एक तो ब्लू रीजन के अंदर, दूसरी जो हमें पीक मिल रही है दैट इज रेड रीजन के अंदर। यानी कि जितने भी हमारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है ना, वो दो एक्टिव के अंदर ज्यादा एक्टिविटी शो करते हैं, या तो वो ब्लू रीजन के अंदर एक्टिविटी ज्यादा शो करते हैं, या फिर वो आपके ग्रीन रीजन के अंदर एक्टिविटी ज्यादा शो करते हैं। इस स्लाइड से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी किस लाइट के अंदर होती है, किस वेवलेंथ के अंदर होती है। तो ब्लू लाइट वाली में, और ग्रीन, नॉट ग्रीन हो, यस मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, ग्रीन नहीं, यहाँ पे रेड आएगा। ठीक है, यस यहाँ पे आएगा आपका रेड रीजन में। ठीक है, दोनों ही पीक हमें उसी रीजन के अंदर दिख रही है, बाकी किसी रीजन के अंदर में पीक नहीं दिख रही। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा एक्टिविटी हमें कहाँ पे दिख रही है, एक तो ब्लू लाइट के अंदर और एक हमारी रेड लाइट के अंदर। तो ये चीज क्या दिखाता है, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ये दिखाता है कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाली कौन सी वेवलेंथ वाली लाइट है जो एब्जॉर्ब हो रही है। तो अप्रोक्सीमेट ये वाला जो रीजन होता है ना, यहाँ पे हमारी अप्रोक्सीमेट 450 वाली नैनोमीटर वाली लाइट एब्जॉर्ब होती है, और यहाँ पे अप्रोक्सीमेट होती है 650 नैनोमीटर वाली लाइट। तो हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि 450 और 650 नैनोमीटर, मतलब ऑप्शन में आपको दे देगा 400 या 700, या फिर आपको दे देगा 300 या फिर 600। ठीक है, या फिर आपको दे देगा 500 एंड 400, और फिर उसके बाद आपको दे देगा 450 और 650। तो आपको चूज करना रहेगा कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए करेक्ट होगा। ठीक है, और भी अच्छे से हम इस चीज को देख सकते हैं कि लाइट एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, कि हम जब इनका एक्शन स्पेक्ट्रम भी देखते हैं ना, तो उस टाइम पे भी हमें कुछ इस तरीके से ग्राफ मिलता है कि हमारा क्लोरोफिल ए किस एक्टिवेट है, और हमारा क्लोरोफिल बी कितनी एक्टिविटी शो कर रहा है, और वो भी किस वेवलेंथ के अंदर। तो आप देख सकते हो कि जो क्लोरोफिल ए है वो अपनी एक्टिविटी कहाँ पे शो करता है, ये आपका एक्टिविटी अप्रोक्सीमेट यहाँ पे हमने पहले कहा था 430 नैनोमीटर के आसपास ही अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है। वहीं अगर आप क्लोरोफिल बी की बात करते हो, क्लोरोफिल बी जो है ये आपका एक्टिविटी 450 नैनोमीटर के अप्रोक्सीमेट शो करता है ना। और हम इसकी बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं क्लोरोफिल ए की, कि क्लोरोफिल ए अपनी सबसे ज्यादा एक्टिविटी कहाँ शो कर रहा है, ये दो रीजन में शो करता है, एक 680 नैनोमीटर में और एक 430 में। ठीक है, क्लोरोफिल बी भी अपनी पीक शो कर रहा है, बट ये इसकी जो पीक है ये अप्रोक्सीमेट 670 की रेंज में आती है। ठीक है, तो दो जगह ये अपनी पीक शो करता है। कैरोटीनॉइड जो कि हमारे एसेसरी पिगमेंट है, इसकी पीक आपको दो जगह मिलती है, मिलती वही है ब्लू रीजन के अंदर ही। इसकी अप्रोक्सीमेट मिलेगी यहाँ पे 480
480 के आसपास और दूसरी पीक इसकी मिलेगी 440 के आसपास, ठीक है। और दूसरा देखो आप यहाँ पे इस ग्राफ कितना अच्छा सा इसमें रिप्रेजेंट कर रखा है कि ये कलर भी दिखा रहा है। हमने स्टार्टिंग में कहा था ना, जो क्लोरोफिल ए है वो ब्लूइश कलर आपका देता है, ब्लूइश कलर देता है। क्लोरोफिल बी हमारा ग्रीन कलर का होता है ना। कैरोटीनॉइड जो कि येलो कलर आपका इंपार्ट करते हैं। तो इसमें बहुत अच्छे से, कितना अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है। मेक श्योर कि आप इस ग्राफ को क्लेरिफाई करें, अच्छे से समझे, क्योंकि इस अकेले ग्राफ से ही आपके 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सो आई होप आज के लिए जो हमारा क्लास है, आई थिंक इनफ है, मोर देन इनफ है। इसके बाद हम लोग फोटोसिंथेसिस का जो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक प्रोसेस है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको समझ में आएगा। कोई भी डाउट रहता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।